मौत का सौदागर मर गया है। नोबेल वॉज शॉक्ड कि लोगों ने मुझे किस नाम से मुझे लोग पुकार रहे हैं। अच्छा जी, सुन इब्राहिम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, आ जाओ आपको एक कहानी सुनाता हूं। 1833 में एक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे का माँ ने नाम रखा एल्फ्रेड नोबेल। ये बच्चा बढ़ गया, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया तो इससे साइंटिस्ट बन गया। ये बच्चा बन गया केमिकल साइंटिस्ट, यानी केमिस्ट्री में इसने स्पेशलाइजेशन कर ली और ये साइंटिस्ट बन गया। एक वक्त आया 1866 कि इसने एक चीज़ ईजाद कर ली जिसको डायनामाइट कहा जाता है, यानी बारूद। इसने बारूद बना लिया। बारूद इससे पहले भी था लेकिन वो वाला बारूद ये नहीं था। इसने एक और चीज़ बनाया जो कि स्टेबल था, बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज़ हो सकता था। इसको डायनामाइट कहा जाता है। जब इसने ये डायनामाइट ईजाद कर लिया तो साथ में इसने इसका पर्पस यानी इसका मकसद भी इसने बता दिया कि मैंने किन मकासद के लिए ये ईजाद किया है। मैंने ये ईजाद किया है माइनिंग के लिए, कि लोग ज़मीन से मादनियात निकाल सके इन बारूद को इस्तेमाल करके, या कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन एक वक्त आया कि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर लिया, यानी एक दूसरे को मारना शुरू कर लिया या जंगें लड़ना शुरू कर लिए इन बारूद के इस्तेमाल से। ठीक है, वो पहले भी लड़ रहे थे जंग इन बारूद को इस्तेमाल करके, लेकिन पहली मर्तबा इन लोगों ने डायनामाइट का इस्तेमाल शुरू कर लिया। लेकिन नोबेल को ये पता नहीं था कि मेरे ईजाद से लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक दिन आया कि नोबेल का ब्रदर यानी इसका भाई मर गया, जिसका नाम था लडविग मर गया। और लेकिन अखबारों में एक गलती हो गई। अखबारों में एक सेंटेंस आया कि मौत का सौदागर मर गया है। अखबारों ने खबर ये पेली कि नोबेल मर गया है। जब नोबेल के सामने अखबार आया और उसने वो जुमला पढ़ा कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया है, नोबेल ने जब ये इस तरह पढ़ा, ये इसने क्या लिखा है, मौत का सौदागर मर गया है। नोबेल वॉज शॉक्ड कि लोगों ने मुझे किस नाम से मुझे लोग पुकार रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं तो मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं, मेरा भाई मर चुका है। कल को मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे। लेकिन जो सेंटेंस लोग मेरे लिए यूज कर रहे हैं, ये क्या है? क्या मैं लोगों को मार रहा हूं या मरवा रहा हूं? क्या ये ईजाद मैंने इसलिए किया है, ये डायनामाइट ये बारूद मैंने इसलिए ईजाद किए हैं? नोबेल इस खबर से इंतहाई इसको सदमा पहुंच गया। फिर नोबेल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था ये खबर। इसने एक फैसला कर लिया। ये बहुत ही अमीर बंदा था नोबेल। इसके पास जो उस वक्त का ख़जाना था तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स थे इसके पास, 30 करोड़ डॉलर। ये इसकी फैक्ट्रियाँ थी, इसके लेब्स थे अपने। लेकिन जो सबसे ताकतवर चीज़ इसके पास थी वो थी 350 प्लस पेटेंट्स। व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, ये कैंसर की दवाई है, कैंसर के टैबलेट्स है, ये सिर्फ मैंने ईजाद कर लिए। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका फार्मूला, इसकी सिंथेसिस ये मैंने कर लिए। ठीक है, मैंने ईजाद कर लिए। तो हुकूमत मुझे लीगल राइट दे देता है कि ये तुम्हारा हक है, तुमने इसको ईजाद किया है, 20 साल के लिए इसको सिर्फ तुम बनाओगे और तुम ही बेचोगे। ये आपको रियासत इजाज़त दे देता है। और बाकी अगर कोई इस फार्मूले की नकल करता है तो उसको पकड़ा जाएगा। इसको पेटेंट कहा जाएगा। पेटेंट से इंसान बहुत अमीर बन जाता है, क्योंकि चीज़ सिर्फ मैं बनाऊंगा और चीज़ है भी कीमती, लोग इसको ज़रूर ख़रीदेंगे क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ आया है। तो इसके पास 350 पेटेंट्स थे, 350 किस्म की चीज़ें सिर्फ ये बना सकता था। तो एक बहुत ही अमीर तरीन बंदा था। लेकिन जब नोबेल ने ये खबर सुनी तो नोबेल ने कहा कि मेरा जितना भी ख़जाना है उसको मैं अपने लोगों पर तकसीम कर रहा हूँ, पूरी इंसानियत पर तकसीम कर रहा हूँ। क्योंकि नोबेल पर दाग लगा था कि ये मौत का सौदागर है। उसने इस दाग को इंसानियत की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ, अमन की तरफ ले जाना था। और उसके लिए उसके पास सिर्फ ये हल था कि अपने ख़जाने को कुर्बान कर लो। तो इसने अपने ख़जाने की कुर्बानी दे दी और इसने कहा कि जो भी शख्स फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, इन
शोबों में कोई भी अगर कोई बड़ा कारनामा करेगा, इंसानियत की खिदमत करेगा, कोई अनोखी रिसर्च करेगा, तो उसको मेरे ख़जाने से कुछ हिस्सा दिया जाएगा, जिसको आज हम नोबेल प्राइज़ कहते हैं। आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ का नाम तो सुना है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि इसके पीछे ये कहानी क्या है। आखिर में फिर 1968 में इसमें एक और शोबा भी ऐड किया गया जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अच्छा, जब इसने ये ऐलान कर लिया तो इसका अपना घर इसके मुखालिफ हो गया, नोबेल प्राइज़ नोबेल के अगेंस्ट हो गए अपने घर वाले कि अब क्या कर रहे हो, अपने अपने ख़जाने को तकसीम कर रहे हो लोगों पे, व्हाट इज़ दिस, इसमें हमारा अपना हक है, अब क्या कर रहे हो। इसके घर वाले कोर्ट चले गए, इस पर गुस्सा थे, लेकिन नोबेल ने कहा कि नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। नोबेल 1896 में मर गया और यही केस लटका रहा। फिर 4 साल बाद, इसकी मौत के 4 साल बाद 1900 में ये केस हल हो गया और नोबेल फाउंडेशन की बुनियाद बन गई। 1901 में नोबेल प्राइज़ के आगाज़ हो गए। ये नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं क्योंकि ये बंदा स्वीडन का था नोबेल। लेकिन इसमें जो पीस वाला प्राइज़ है ये नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे का दारुल खिलाफा है, जबकि बाकी जो है ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये स्वीडन का दारुल खिलाफा है। नोबेल के ज़माने में नॉर्वे और स्वीडन ये एक बादशाह के नीचे थे, दोनों ममालिक, और ये अपने अपने रियासत थे, अपने अपने गवर्नमेंट थे, लेकिन इसका बादशाह एक था। और नोबेल की नज़र में जो नॉर्वे का पार्लियामेंट था ये बहुत अमन पसंद पार्लियामेंट था। तो नोबेल ने कहा कि जो अमन वाला प्राइज़ है ये जाएगा नॉर्वे में, इसको नॉर्वे में दिया जाएगा, और बाकी जितने भी प्राइजेस है ये स्वीडन में दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये 300 मिलियन का ख़जाना नोबेल वाला ये खाली क्यों नहीं हो रहा है। 1900 से लेकर ये नोबेल प्राइजेस आ रहे हैं, होना तो यही चाहिए था कि ये खाली हो जाए, लेकिन नहीं। नोबेल का जो फाउंडेशन है, इसमें जो लोग हैं नोबेल फाउंडेशन में, उस वक्त के नोबेल के टाइम में उन्होंने ये सारे पैसे इन्वेस्टर्स को दे दिए, जो लोग कारोबार वाले हैं उनको दे दिए कि आप, ये हमारे पैसे हैं, आप इस पे कारोबार करो और इससे जो मुनाफा मिलेगा उसमें से कुछ परसेंटेज हमारा होगा, कुछ आप लोगों का होगा। तो इन पैसों पर जो मुनाफा मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है नोबेल फाउंडेशन को, ये सारे प्राइजेस उन इंटरेस्ट की मद में आते हैं। उन इंटरेस्ट को जमा करके ये सारे प्राइजेस दे रहे हैं। इसी वजह से नोबेल प्राइजेस, इसका जो अमाउंट है, नोबेल अमाउंट, ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मुनाफा इस साल कितना आया है, उस हिसाब से ही नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। लेकिन तकरीबन कोई 1.1-1.2 मिलियन का नोबेल प्राइज़ होता है USD, यानी 10 लाख डॉलर का नोबेल प्राइज़ होता है। साथ में इसके साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। विनर को नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। इस साल हमारा एक सुर्ख रजील भी कह रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जाए, यानी पीस प्राइज़ दिया जाए। ट्रम्प, ये किसी के लाउडस्पीकर की बात नहीं है कि कोई लाउडस्पीकर में खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि बस इस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा बंदा है। नहीं, नोबेल प्राइज़ के सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बैठी है उसमें रिसर्चर्स बैठे हैं, उसमें साइंटिस्ट बैठे हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फैसला करते हैं कि कौन सही हकदार है। पीस प्राइज़ के लिए जो अभी 2025 वाला प्राइज़ है, इसकी सिलेक्शन होती है अक्टूबर में और इसको दिया जाता है 10 दिसंबर हर साल। तो 10 दिसंबर को जो पीस प्राइज़ मिल रहा है, अमन के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, वो वेनेजुला की पॉलिटिशियन है एक, मारिया मकेडो। ये एक औरत है, पॉलिटिशियन है, जिन्होंने जमहूरियत की जंग लड़ी है बहुत, उसको पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। और जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2025 वाला नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, वो 3 बंदे हैं, 2 अमेरिका से है, 1 जापान से है। और वो किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं? 3 बंदों को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, सेलेक्ट हो चुके हैं। 2 USA से हैं और 1 जो है ये जापान से है। ठीक है, कौन कौन है? ब्रांको, ये USA का बंदा है, रम्सडिल, ये भी USA का बंदा है, और साकागुची, ये जापान से है। ठीक है, ये 3 बंदे नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं। किस चीज़ में ले रहे हैं? हाउ योर रेगुलेटरी टी सेल्स रिकॉग्नाइज योर ओन बॉडी। इस टॉपिक पर नोबेल प्राइज़ ले जा रहे हैं। टी रिग या ट्रिग सेल्स
आपके कुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर कुछ सेल्स हैं जिसको रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं या सप्रेसर टी सेल्स। ये आपके जिस्म को किस तरह बचाते हैं। ये भी हो सकता है कि मेरे अपने कुव्वत मुदाफ़ियत वाले सेल्स मुझ पर हमला कर ले, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए, लेकिन ये किस तरह अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को संभाल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा अपना इलाका है, हमारा अपना बंदा है, हमारा अपना सेल है, हमारा अपना टिश्यू है, हमारा अपना ऑर्गन है, हमारे अपने कुव्वत मुदाफ़ियत सेल्स है, इसको ना छेड़ो, इसको बिल्कुल ना छेड़ो। ये किस तरह अपने दोस्तों को बता रहे हैं, दोस्त मतलब अदर सेल्स जो है इम्यून सेल्स वाले, तो ये टी-रेग सेल्स किस तरह उनको पैगामात दे रहे हैं। फिर इनमें FOX3 जीन जो है, FOXP3 जीन, ये किस तरह काम करता है, इसको कैसे गवर्न कर रहा है, ये कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटी को। इस टॉपिक पर नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है इन 3 बंदों को। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नोबेल प्राइज़।